मैं अपने 38 साल के करियर में किसी नेता के पास किसी व्यक्तिगत कार से नहीं गया। डू यू सी पीएम मोदी जी एज वेरी हम्बल पर्सन? कहीं गंभीर चर्चा कर लीजिए तो आप एंटी नेशनल कहलाएंगे। ये दुखद स्थिति है। यू कांट डिफाइन परफेक्शन। जिस दिन डिफाइन हो गई परफेक्ट ही नहीं है तो न्यूज बची कहाँ है टीवी पे? वो तो पहले ही खत्म हो गई थी। नेशन वांट्स टू नो ओनली नेगेटिव थिंग्स। ये धड़ाम है, वो धड़ाम है, ये गिरा, वो गिरा। वो भी बदलता रहता है। नेशन वांट्स टू नो, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है। Put the brutality out. Let the people of this country know the truth of what's going on in our country. गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती को दोबारा करना क्रिमिनल है। हमारे यहाँ कई साथी हैं आईएएस में जो अपने आप को ईमानदार समझते हैं, दुनिया सब बेईमान है। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाते हैं फिर? अब मैं तो निशाचर था, रात को पढ़ता था, दिन में सोता था। आज के बच्चे जो है उनको डिफाइन करता हूँ मैगी कल्चर। 2 मिनट में सब चाहते हैं, तुरंत सक्सेस चाहते हैं, तुरंत पैसा चाहते हैं। आपको ये लगता है कि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है? बिल्कुल है। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है, इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आदमी फोन पे ही लगा रहता है। मैं आज के बच्चों को मजाक में कहता हूँ, भाई ऐसा है कि ऐसी गर्लफ्रेंड ले लो यार जो सुबह 5:30 बजे उठती है, तुम्हें फोन करेगी, या तो गर्लफ्रेंड छूट जाएगी, नहीं तो तुमसे 5:30 बजे उठने लगोगे। घड़ी भी अगर बंद हो ना, बैटरी निकाल दीजिए, दिन में 2 बार फिर भी सही टाइम बताएगी। कोई ना कोई निकलेगी उसमें। भाई महात्मा गांधी ने तो इतनी गलतियां की, एक पुस्तक लिख डाली उन्होंने, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या है वो महान थे, उन्होंने अपनी गलतियां मान ली पब्लिकली। देखिए हमारी तरफ यूपी में कहावत है ना, जेब में नहीं पत्ता चल दिया कलकत्ता। हेल्थ में पैसा सरकार बहुत देती है, लेकिन डॉक्टर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? पैसे से तो किसी का इलाज नहीं होगा। डॉक्टर तो चाहिए ना। अगली पुस्तक मैं इसी पे लिख रहा हूँ। अच्छा। गवर्नेंस एंड करप्शन पे लिख रहा हूँ। ना तो मैंने कभी करप्शन किया, ना मुझे उससे लाभ हुआ, ना मुझे नुकसान हुआ। आज के टाइम में जो बच्चे जो आईएएस यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं सर, कुछ लोग 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट में भी लगे रहते हैं। आपका उनको क्या एडवाइस है सर? सिविल सर्विस के अलावा भी बहुत सारी जगह है। आप क्यों लगे हुए 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट? क्योंकि आप जैसे 30 32 35 साल के हो गए, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। सिविल सर्विस बहुत अच्छी है। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं पुनः आईएएस अफसर बनना चाहूंगा। 38 साल के सेवा काल में मैं किसी भी मीटिंग के लिए कभी भी लेट नहीं हूँ। मैं आज जो हूँ किताबों की वजह से और व्यक्तियों की वजह से। अधिकतर आप देखते होंगे चर्चा उन बातों पे हो रही है जिनका हम ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। अब ट्रंप ईरान पे अटैक करेगा नहीं करेगा, ये एक एकेडमिक डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इमोशनल डिस्कशन नहीं हो सकता। बच्चों को मैं कहता हूँ अपनी सोचिए। आप एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। आप एक व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए, अच्छे व्यक्ति। आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेगा, देश अपने आप सुधरेगा। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट पर ऐसे खास गेस्ट हैं जिन्होंने पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों को आज एक पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस दिया, बहुत कुछ सीखने में मदद की, और कहीं ना कहीं अपने अपने एक्सपीरियंस की वजह से बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं। आज हम उनकी किताब के बारे में बात करने वाले हैं, यू कैन मेक इट हैपन, जिसमें उन्होंने अपने आईएएस के करियर के बारे में बहुत सारी जो फेजेस उन्होंने आईएएस के दौरान फेस किए, जो भी सिचुएशंस आई, उन्हें कैसे हैंडल किया, लेकिन उसके साथ साथ यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हर किसी को समझने चाहिए। और मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग आज के दौर में अपने करियर को बहुत अच्छा बड़ा बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली लीड करना चाहते हैं, प्रेशर को हैंडल करना चाहते हैं, पैशन को ढूंढना चाहते हैं, रीज़न को ढूंढना चाहते हैं, पाथ को ढूंढना चाहते हैं, डायरेक्शन को ढूंढना चाहते हैं, उन सभी के लिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होगा। क्योंकि जो हमारे जो खास गेस्ट हैं, इन्होंने बहुत लोगों को मदद की, और आज हम ब्लेस्ड हैं कि आज ये सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ इस किताब के माध्यम से, यू कैन मेक इट हैपन के माध्यम से हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। अनिल सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आपके बहुत पॉडकास्ट देखे हैं पहले तो मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका जी। और जिस एनर्जी से आप लोगों को हेल्प करने में मदद कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि सर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और जिस विजडम से आपकी वो नॉलेज आज लोगों तक पहुंच रही है, ये बहुत अमेजिंग है सर, बहुत अमेजिंग है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। अमेजिंग सर। तो आज सर आज हम बात करने वाले हैं आपकी इस नई किताब के बारे में, यू कैन मेक इट हैपन। जी। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूँ सर, मैं दिखा दूँ लोगों को भी, बहुत ही अमेजिंग किताब है। मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैं बता दूं कि बहुत सारी किताबों से जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आज तक पढ़े हैं, 20-25 किताबों से, वो सारे मेरे को इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिल गए। तो डेफिनेटली सर, एक तो ये चीज़ बताती है कि आप किताबें बहुत पढ़ते होंगे। मैं जब सर्विस में था तो लगभग 100 किताबें पढ़ता था एक साल में। एक साल में? वाह। तो मेरी तमन्ना थी कि मेरी भी एक आध किताब हो तो अच्छा रहेगा। अब तो बहुत सारी किताबें सर आपकी। हाँ, मेरी 5वीं किताब है जो आपने अपनी दिखाई है, और 6ठी में लिख रहा हूँ। 6ठी आप लिख रहे हैं? ओके, सुपर। तो सर, यू कैन मेक इट हैपन, इसको लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या था सर? देखिए, मैं रिटायरमेंट के बाद मेरे को मज़ा आता था लोगों से, बच्चों से बात करने में, यंगस्टर्स से। तो मैं देश भर में यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में
जाता था बात करने, और विषय यही रहता था कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, अगर व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ये विषय रहता था, यू कैन मेक इट हैपन, जो इसका टाइटल है, ये विषय रहता था। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप इतना बोलते हैं, आप 1-1.5 घंटा बोलते हैं, लेकिन जो आप बातें बोलते हैं इसको थोड़ा विस्तार से बताने की आवश्यकता है, और वो विस्तार 1-1.5 घंटे में आता नहीं है, बोल के थोड़ा प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इस पर एक पुस्तक लिखिए, जो आप बोलते हैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स आप बताते हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि वो एक सेंटेंस में तो आप बता देते हैं, बोलते समय कम होता है। तो उस उद्देश्य से फिर मैंने इस किताब को लिखा कि जो मैं बोलता हूँ उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ, यानी कि अगर कोई मेरे सुनने के बाद और विस्तार से जानना चाहे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो उस वजह से मैंने किताब लिखी। सुपर। अब इस किताब में सर बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया जी। स्टार्टिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, जब आप यू बिकेम एन IAS और आपने जो पूरा ब्यूरोक्रेसी को अंडरस्टैंड किया, पॉलिटिकल सिस्टम को, ऑब्वियसली वो तो पहले से भी आपने समझना शुरू कर दिया होगा। एज सुन एज यू गॉट इनटू सिस्टम, आपके कौन से बिलीफ थे जो एकदम आप यू आर शॉक्ड सीइंग कि यार ये बिल्कुल जो मैं सोच रहा था और सिस्टम के अंदर आते ये कुछ और है? देखिए, मेरा बिलीफ जब मैं आया था तो IAS अफसर का जैसा होता है ना, यंग आदमी आता है तो कहता है मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी ठीक करूंगा, वो भी ठीक करूंगा। हाँ, करेक्ट। मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ दूसरों का नहीं कर सकता हूँ। ओके। दूसरे जो हैं वो हैं, उनको आप ज़्यादा ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। व्यवस्था जो है उसका आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, अपने आप का बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक रियलाइजेशन हुआ मुझे सर्विस में आने के बाद कि मैं अपना बहुत कुछ कर सकता हूँ। शुरू में मैं वही जैसे होता है, उम्र भर यही भूल करता रहा, गालिब धूल चेहरे पे थी, आईना मलता रहा, मैं भी आईना मलता रहता था। फिर मैंने अपने चेहरे को सुधारने का प्रयास किया। फिजिकल चेहरा नहीं, वो तो जो है ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन अन्यथा अपनी पर्सनैलिटी को मैं क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, उस पर मैंने जोर दिया। एक तो ये, दूसरा एक गलतफहमी मुझे थी, वो कई लोगों को होती है कि इस देश की समस्याओं का जिम्मेदार नेता है। तो मैं नेताओं के अगेंस्ट बड़ा प्रेजुडिस था, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट शुरू में। पहले 8-10 साल मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, सब नेताओं से मैं लड़ लेता था। फिर धीरे धीरे मैंने समझा कि इसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा, मैंने कुछ ऐसे नेताओं के साथ काम किया जो बहुत ही, उनसे मैंने बहुत सीखा, जैसे कल्याण सिंह जी थे। तो मेरा जो नजरिया था पॉलिटिशियन का वो बदलने लगा, और ये दोनों बातें मिलके फिर ये स्थिति उत्पन्न हुई कि अगर नेता खराब भी है तो मैं उसको ज्यादा सुधार नहीं सकता। बहुत सही। लेकिन क्या मैं अपने आप को इस प्रकार से बना सकता हूं कि उसी नेता से मैं अपना काम करा लूं, यू कैन मेक इट हैपन। सो इसका जो आधार है इस किताब का वो भी यही है, जो मैंने आरंभिक तौर पे देखा कि आप परिस्थितियों को बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं कर सकते, व्यक्तियों को बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उनको समझ लें तो अपने आप को उस हिसाब से आप परिवर्तित कर सकते हैं कि वही काम जो आपको कठिन लगे वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये धीरे धीरे मैंने अपने जीवन में सीखा। इसमें आपने बताया सर एक बार कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में होती है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये भी मुझे धीरे धीरे समझ में आया। जैसे मैं आज आप जो देख रहे हैं वो अनिल स्वरूप फिनिश प्रोडक्ट है। शुरू में मैं हर चीज करने की कोशिश करता था, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि इफ आई फोकस ऑन व्हाट आई कैन देन दैट कैन विल ग्रो, बट इफ आई वेस्ट माई टाइम ऑन व्हाट आई कांट देन आई वोंट हैव टाइम टू डू व्हाट आई कैन। और धीरे धीरे फिर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा जो आप कर सकते हैं। इसमें एक अमेरिकन मंक है, उनका नाम है राइनल्ड नाइबोर, उनको मैंने उद्धृत किया इस किताब में। बड़ी बढ़िया बात उन्होंने कही, लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज थिंग्स दैट आई कैन, एंड द विजडम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो अगर हम उन चीजों पर फोकस करें, क्योंकि अधिकतर आप देखते होंगे चर्चा उन बातों पे हो रही है जिनका हम ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। सही। अब ट्रंप ईरान पे अटैक करेगा नहीं करेगा ये एक एकेडमिक डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इमोशनल डिस्कशन नहीं हो सकता। बहुत सही, बहुत सही। मतलब हम उसको जानकारी करें, ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन मैं उसे इन्फ्लुएंस, मैं क्या ट्रंप को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं कोई अटैक करे ना करे? मैं बहुत सारी चीजें अपने जीवन में इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। हम उस पे अनावश्यक समय बर्बाद करके उन चीजों को जो मैं कर सकता हूं नहीं करता हूं। तो आज की तारीख में यंगस्टर को यही बताता हूं कि देखिए, देश और समाज की चिंता करने के लिए दिल्ली में लोग बैठे हैं। करेक्ट। वो खूब चिंता कर रहे हैं, खुद यहाँ पे बड़ी बड़ी बात करते हैं राष्ट्रवाद की, अपने बच्चे को सिटीजन बना देते हैं यूएसए का और ब्रिटेन का। तो उनको छोड़ दीजिए आप बच्चों को मैं कहता हूं अपनी सोचिए, आप एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास कीजिए, आप एक व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए, अच्छे व्यक्ति। आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेगा, देश अपने आप सुधरेगा। ये देश के बारे में अनावश्यक रूप से चर्चा कर करके सिर्फ जोश आएगा, होश तो गायब हो जाएगा। तो आप मारपीट करेंगे, इधर उधर डंडा चलाएंगे, वो नहीं है। आप अपने आप को सुधारिए। तो इस
पुस्तक का उद्देश्य यही है। आपने इकिगाई के बारे में भी इसमें जी, एक्सप्लेन जी, किया, जी। जो कि हम जोड़ते हैं फाइंडिंग योर पर्पस कि आप जी, जीवन जी, में क्यों जी, आए। जी, जी। सर, आपको लगता है कि आज के टाइम में यूथ जो है, यंग लोग जो हैं, ये दे आर, उनको पर्पस नहीं मिल रहा है या वो गलत पर्पस को ढूंढ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हर समाज में, हर व्यवस्था में उस समय जो सामाजिक माहौल होता है, उसको देखकर आदमी का चिंतन बनता है। करेक्ट है। आज की तारीख को मैं आज के जो समाज है उसको मैं, और बच्चे जो हैं उनको डिफाइन करता हूँ मैगी कल्चर। मैगी कल्चर 2 मिनट में सब चाहते हैं, तुरंत 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 सक्सेस चाहते हैं, तुरंत पैसा चाहते हैं। अब ये मैं उनको दोषारोपित नहीं कर रहा, ऐसी तरह हमारा समाज बन रहा है। हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो मैं प्रयास करता हूं कि उनको समझाऊं, जहां कोई जरूरी है, सफलता जरूरी है। अगर आप सफलता के लिए ही लगे रहेंगे तो सफल होने में आपको कठिनाई आएगी। आप कर्म पे, ये हम बात करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, विश्वास नहीं करते। हम फल पे चिपके रहते हैं, वो मैगी कल्चर पे रहते हैं। अगर आप हर पल को एंजॉय करेंगे, प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, कर्म को एंजॉय करेंगे, तो चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हों। दूसरी बात यह है कि जैसा कर्मण्येवाधिकारस्ते में है भी, कि फल पे आपका कोई नियंत्रण है नहीं। Correct. ये मुझे शुरू में मुझे नहीं पता था, ये भी एक नई सीख थी जीवन में, कि भाई शुरू में मैं जब कुछ अपनी चाह का नहीं होता था तो मैं परेशान हो जाता था कि मैं क्यों नहीं हूं। जब मैं बचपन में था, कक्षा 7 तक, मुझे ना कोई मेडल मिला, ना सर्टिफिकेट मिला, ना कोई ट्रॉफी, कुछ नहीं मिला, तो मैं बहुत विचलित रहता था। तो मेरी माँ मुझसे कहती थी कि तुम क्यों परेशान होते हो, तुम्हारा समय आएगा, अपना प्रयास करो, कर्म करो। और वो इन शब्दों का इस्तेमाल करती थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मुझसे समझ में नहीं आता था क्या बोल रही हैं। जीवन में मैंने समझा, कई मेरे व्यक्तिगत अनुभव रहे जहां मैंने देखा कि कई बार जो मैं चाहता था रिजल्ट वो नहीं मिला। अब कई कारण है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो फिर हम दूसरे पर दोषारोपित ना करके अपने अंदर झांक के देखें कि क्या मुझ में कोई कमी रह गई या मेरी कोई गलती थी, क्या मैं उसे सुधार सकता हूं। फिर आप कर्म कीजिए, कर्म में सुधार कीजिए अपने। तो हम अगर बच्चों को ये समझाएं और ये दर्शाएं और ऐसे लोगों को प्रस्तुत करें जिन्होंने कर्म पे बल दिया और जीवन में सफल रहे। देखिए, कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ये करो और वो सफल हुआ नहीं अंततः, तो फिर वो कहेंगे बेकार वो क्यों करें। जैसे होता अक्सर लोग कहते हैं कि बेईमान आदमी तो आजकल मजे में है, ईमानदार आदमी परेशान है। ये वास्तविकता ये नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से कितने ईमानदार लोगों को जानता हूं जो जीवन में सफल हैं, मुस्कुरा रहे हैं आज की तारीख में। मैं नोएडा में रहता हूं, आप जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ कई IAS अफसर्स की बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन इन कोठियों में वो अकेले रहते हैं। तो अब आपको निर्धारित करना है कि आप बहुत बड़ी कोठी बनाना चाहते हैं या आप समाज पे कुछ प्रभाव, अपने को सुधार करना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं सही क्या है गलत क्या है, वो व्यक्तिगत अपना निर्णय लेता है। लेकिन मेरा ये सुझाव रहता है बच्चों को जब मैं बात करता हूं कि तुम अगर इस वर्तमान को एंजॉय करो। उसका कारण है, देखिए, पूर्व काल तो निकल गया, उसको आप परिवर्तित तो नहीं कर सकते। वो सिर्फ सरकारें इतिहास को परिवर्तित करने का प्रयास करती हैं, उनका काम है। मेरे विचार से जो बीता हुआ कल है उसका सिर्फ एक महत्व है। महत्व यह है कि अगर मैंने कोई गलती की उस समय, तो उससे मैं सीखूं। अपने बीते हुए कल से मैं सीखूं। बियॉन्ड इट, अगर मैं उस कल में रहने लगूंगा तो आज को मैं नहीं बना सकता। हमें सिर्फ सीखना है उससे, और फिर आज प्रयास करना है कि आज हम क्या करें। भविष्य का हमें पता नहीं है, वो ज्योतिषियों को शायद पता हो, लेकिन मेरा ये मानना है हमें नहीं पता। मुझे स्मरण है जब मैं कोयला सचिव बना था, तो उस समय मेरा एक मित्र है, बहुत राष्ट्र स्तर का पामिस्ट है, और तो मैं उसके पास ऐसी कॉफ़ी पी रहा था, मैंने अपना हाथ दिखा दिया। मैं विश्वास नहीं करता भाई, तो मेरा हाथ देकर कहता है, बॉस तुम्हारे यार अगले 3 महीने बड़े गड़बड़ है। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ, कोल सेक्रेटरी बने तो होगा ही है। मैंने कहा उसके बाद? कहता उसके बाद आदत पड़ जाएगी। तो उसने भी कुछ बताया थोड़ी ना, मुझे उसे पता था, अगर बताता, वरना मुझे जैसे आप भी पहने ना, मुझे 6-7 अंगूठियां पहनवा देता है यहाँ पर। मैं तो भाई विश्वास करता हूँ ऊपर वाले ने सब बना रखा है, जो होगा ठीक होगा। मुझे अपने कर्म पे नियंत्रण है, बाकी पता नहीं यार, जिस दिन आना है, जिस दिन जाना है, चले जाना है, उसमें मेरा क्या नियंत्रण। लेकिन मैं अपना ख्याल रखूँ, जैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखूँ, अपना पढ़ाई लिखाई करूं, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करा ना। अब ये आप नहीं कह सकते हम स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करेंगे, फिर तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। आप क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा ना, पूरी परिस्थिति में एक भूमिका आपकी है, वही कैन जिसे मैं कहता हूं, व्हाट यू कैन। आप उसको समझिए कि मैं क्या कर सकता हूं, और उस पर लग जाइए आप। मैं जितने भी सफल व्यक्ति हूं, अगर आप उनसे चर्चा करें तो यही बताएंगे कि मैंने जो मैं कर सकता था उस पर मैंने फोकस किया। आपको ये लगता है कि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है? बिल्कुल है, बिल्कुल। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है, इतना इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आदमी फोन पे ही लगा रहता है। हाँ। तो अब ये परिस्थिति हमने यंगस्टर को दे दी है, उसने तो नहीं बनाई। हाँ।
उसे दे दिए, वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो क्या हम उसी डिस्ट्रैक्शन को अट्रैक्शन बना सकते हैं? चैलेंज है। क्या बात है, वाह। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोन है, अब फोन पे गड़बड़ चीजें भी अच्छी भी चीजें, तो दुधारी तलवार है, अच्छी भी है खराब भी है। तो क्या अच्छी चीजों को हम इतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि वो ना देखकर ये देखे? जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, जब हम पढ़ते थे तो उस समय क्लास में कई सारी चीज समझ में नहीं आती थी, और कुछ क्लासेस में बड़ा बोर होता था मैं, है ना। तो जब मैं सेक्रेटरी एजुकेशन बना तो किस दिन एक आदमी आया मेरे पास, उसने मेरे एक वीडियो दिखाया। वो वीडियो करीब 2 मिनट का था और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर था। ओके। उसने 2 मिनट में मुझे बताया, 2 मिनट में मुझे प्रिंसिपल क्लियर हो गया बिल्कुल। जब मैं छोटा था मैं स्ट्रगल कर रहा था समझने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या। तो देखिए टेक्नोलॉजी का उपयोग है, आप टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग कर रहे हैं, कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हम लोगों का दायित्व है कि हम टेक्नोलॉजी को उपयोग करें ऐसी चीजों के लिए जिससे बच्चे उसमें अट्रैक्ट हो सकें। अब ये आसान नहीं है, आसान होता तो हो गया होता। हाँ, सही। आसान नहीं है, लेकिन ये प्रयास होना चाहिए हमारा कि हम जो भी माहौल बन गया, अब उसमें बच्चे की तो गलती है नहीं। सोशल मीडिया बच्चे ने तो बनाया नहीं, बन गया सोशल मीडिया, अब उससे खिंचता है वो। लेकिन आप उसका लाभ कितना उठा सकते हैं? देखिए आने वाले दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन मेरे विचार से बड़ी उपयोगी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम उसकी उपयोगिता को प्रस्तुत करके बच्चे को उस ओर आकृष्ट करें, ये हमारे लिए चैलेंज है। सर, आप जिस ओहदे पर हैं और जो आपने देखा, आपने, मुझे लगता है आपके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा पॉइंट्स हैं। यू हैव अ मोर एरिया टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, इन द सेंस आप पॉलिटिकल बिहेवियर को समझते हैं, लोगों को समझते हैं, जिनसे भी मिलते हैं उनको भी अच्छे से समझते होंगे, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया के बाहर क्या हो रहा है, ये सब समझते होंगे। आप अपने आप को फोकस्ड, क्योंकि आज आप अपना विजडम अलग अलग माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज मुझे लगता है आप शायद ज़्यादा बिजी हैं देन जब आप सर्विसेज में थे, शायद तब भी बिजी थे, आई एम श्योर। लेकिन अब आपकी नॉलेज लोगों को चाहिए, मेरे को वक्त चाहिए। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ सर आइए। तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाते हैं फिर? देखिए, जीवन में आदमी वो करता है जिसमें उसे मजा आता है। सही। डिस्ट्रैक्शन में मजा आ सकता है, अट्रैक्शन में मजा आ सकता है। तो अपने आप को ऐसे ढालिए कि आपको अच्छी चीज में मजा आए। ये तो आप पे निर्भर करता है। समाज में तो हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध है, डिस्ट्रैक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है। अब आप अट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आप अपने आप को उस प्रकार से ढालिए। ये आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है। मैं ये भी बताता हूँ बच्चों को, इस पुस्तक में भी लिखा है मैंने, कि अपनी आदतों को परिवर्तित कैसे करें। बहुत सही, बहुत जरूरी, करेक्ट। क्योंकि एक आदत पड़ गई, आपने बचपन से देखा, अब आप आदत कैसे बदलें? आसान नहीं है, उसका तरीका है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मेरी आदत सुबह देर से उठने की थी। जब मैंने आईएएस की तैयारी शुरू की तो मैंने लॉ सब्जेक्ट ले लिया, मैंने पढ़ा नहीं था। उसमें 700 केस स्टडीज पढ़नी थी, 700 की। तो मैंने मित्र से पूछा, यार कैसे करूं? बोले बॉस अगर याद करना है तो सुबह उठो, फ्रेश माइंड होता है। अब मैं तो निशाचर था, रात को पढ़ता था, दिन में सोता था। तो अब चेंज कैसे करें? तो चेंज का तरीका यह है कि आप उस चेंज को अटैच कीजिए उस चीज से जो आपको बहुत अच्छी लगती है। बहुत सही, ओके। जैसे मुझे क्रिकेट का आज भी बहुत शौक है। अगर आज मैच हो रहा होता तो मैं आपके इसमें नहीं आता। अच्छा, मुझे क्रिकेट का आज भी बहुत शौक है। तब भी मैं 1978-79 बात कर रहा हूँ। उस समय इंडिया की एक टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच शुरू जो होता है वो सुबह के 5:30 बजे इंडिया के टाइम से शुरू होता है ना। इंडिया ने 5 टेस्ट मैच खेले और हर मैच 5 दिन चला। मैं 25 दिन सुबह 5:30 बजे उठा कमेंट्री सुनने के लिए। उस समय टीवी तो था नहीं, मैं इतना शौकीन था, मैं उठ के कमेंट्री सुनता था। 25 दिन जो मैं उठा 5:30 बजे, आज तक मैं 6 बजे तक मेरी नींद खुल जाती है बिना अलार्म के। तो मैं आज के बच्चों को मजाक में कहता हूँ, भाई ऐसा है कि ऐसी गर्लफ्रेंड ले लो यार जो सुबह 5:30 बजे उठती, तुम्हें फोन करेगी, या तो गर्लफ्रेंड छूट जाएगी, नहीं तो तुमसे 5:30 बजे उठने लगोगे। मतलब आपको कोई चीज अच्छी ढूंढनी पड़ेगी जिससे आप अटैच करें। किस चीज से अटैच करें हर के लिए अलग होगा। अगर विस्तार से किसी चर्चा करें तो मैं उसको ढूंढ के बता दूंगा, तुम इससे जुड़ जाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है। अगेन जैसे मैंने कहा, ये सब चीजें आसान नहीं, आसान होती तो हो ही जाती। आपको प्रयास करना है और आदमी का चिंतन, आदमी की आदतें सब चेंज हो सकती हैं। आप किस संगत में हैं, किसके गाइडेंस में हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे साथ उठ बैठ रहे हैं, उस पर बहुत निर्भर करता है। आपके मित्र कैसे हैं, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। कई जगह आपके पास चॉइस है, कई जगह नहीं है। जैसे पेरेंट्स की तो चॉइस नहीं है, वही है, लेकिन मित्र की तो चॉइस है। आप ए को लें, बी को लें। आप जिसके साथ बैठेंगे वो कुछ आपसे सीखेगा, आप कुछ उससे सीखेंगे। तो ये सब चीजें निर्भर करती हैं कि उसका फिर टेम्परामेंट कैसा बनेगा,
कि इनके साथ बैठेगा, क्या देखेगा। डिसिप्लिन का कितना महत्व है? क्योंकि आप तो सर्विसेज में रहे, तो डिसिप्लिन तक तो सिखा दिया जाता है, फिर हम उसी तरह से बिल्ड हो जाते हैं। डिसिप्लिन को आप आज भी अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं, तो ये पहले आपके जीवन में कैसे इंप्लीमेंट हुआ और आज के दौर में लोग, यंग जो बच्चे हैं, वो कैसे इसको देखिए, डिसिप्लिन भी एक आदत है। ओके मेरी आदत इसलिए पड़ी कि मेरे फादर बहुत डिसिप्लिन थे, ओके बहुत तगड़ी प्लानिंग करते थे, बहुत डिसिप्लिन थे, तो मैंने वही इम्बाइब कर लिया। फिर जिन स्कूल में जाता था वहाँ डिसिप्लिन मेरे में भर दिया गया, तो वो डिसिप्लिन की मेरी आदत पड़ गई। ओके और ऐसी आदत पड़ी पंक्चुअल होने की कि 38 साल के सेवा काल में मैं किसी भी मीटिंग के लिए कभी भी लेट नहीं हुआ। क्या बात। और मैं आई टेक प्राइड इन दैट। और मुझे सबसे ज़्यादा जो चिढ़ होती है उन्हीं लोगों से जो टाइम की वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि आप टाइम से आ गए, आप इंतजार कर रहे हैं, वो आ रहा है। देखिए, समस्याएं सबके पास हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना ट्रैफिक था, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आज ये नया ट्रैफिक हो गया, दिल्ली का तो ट्रैफिक है ही, 15 मिनट पहले चलो, उसमें क्या नुकसान है? करेक्ट है। यू डिसाइड। लेकिन वो ना करके वो बहाना ढूंढते हैं, वही उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब। वो ढूंढते हैं कि ये बहाना। आप बहाना छोड़ दीजिए, आप 15 मिनट पहले चलिए ना। मैं कई बार ऐसा हुआ कि मीटिंग से पहले पहुंच जाता था। अब मीटिंग आप पहले पहुंच जाइए, उसमें कौन सी आपकी कमी, इज्जत कम थोड़ी ना हो जाएगा। पहुंच जाइए, वहां कुछ और काम कीजिए बैठकर। भाई, जो मैं आपको 100 किताबें बताता हूं, उसका भी एक बैकग्राउंड है। जब मैं स्कूल में था तो मेरा एक मित्र थे सीनियर, वो भी आईएएस में आए। मैं उनको अक्सर एक किताब लिए साथ घूमता था, हमेशा एक किताब लेते थे साथ में। तो मैंने कहा, बॉस आप कभी पढ़ते हुए तो देखा नहीं मैंने। बोले, ऐसा होता है जब कोई नहीं होता मेरे पास, तब मैं बैठ के पढ़ता हूँ। मेरे दिमाग में बैठ गई बात। क्या बात है। और वो मैंने अपना ली। मेरी एक आदत ये थी कि मैं सब लोगों को देखता था, इसकी अच्छी आदत ये है, ये पकड़ लो, इसकी अच्छी आदत ये। तो धीरे धीरे आप इंप्रूव करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये खराब से खराब आदमी में घड़ी भी अगर बंद हो ना, बैटरी निकाल दीजिए, दिन में 2 बार फिर भी सही टाइम बताएगी, कोई ना कोई निकलेगी उसमें। भाई, क्यों लक्ष्मण जी को क्यों भेजा था रामचंद्र जी ने रावण के पास? उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ थी। हर व्यक्ति में अच्छाई है। तो अब ये मेरा नजरिया है कि उस व्यक्ति की मैं ढीली पैंट देख रहा हूं या उसकी कोई अच्छी क्वालिटी देख रहा हूं, वो पकड़ लूं। मुझे कौन रोक रहा है उसे सीखने से? तो मेरे पर है ना। ये चॉइस मेरी है कि मैं किससे किस प्रकार से इंटरेक्ट करूं, किससे क्या सीखूं। आप सीखिएगा तो आप इंप्रूव करेंगे। तो आपको, आपकी जो ये लर्निंग अप्रोच है, ये हमेशा सीखते रहने का मतलब कुछ, मतलब आपके सोर्स ऑफ लर्निंग आज के टाइम में क्या है सर? आप हैं, जैसे अभी बैठे हैं, आपसे बात कर रहा हूं, आपसे भी मैं सीख रहा हूं। ओके। देखिए, आपने ग्राउंड वर्क किया, आपने मेहनत की है। हर जना ये नहीं करता। मैंने जन कितने पॉडकास्ट किए हैं, कई पॉडकास्ट इनसे पॉपुलर हो गए, लेकिन उसने उसको बैकग्राउंड कुछ नहीं पता। वो क्योंकि पॉपुलर है इसलिए पॉपुलर हो गए। हर व्यक्ति का होता, उसमें कुछ और अच्छाइयाँ थी। तो हर व्यक्ति से आप सीख सकते हैं, और आज की तारीख में भी मैं सीख रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, आप इतना बुढ़ापे में आके घर पे क्यों नहीं बैठते, नेटफ्लिक्स देखिए, आप क्यों जाते हैं? मैं बच्चों से जब मिलता हूँ तो बड़ी एनर्जी मिलती है मुझे। जहाँ उनको मैगी कल्चर है, लेकिन एनर्जी देखिए कितनी बच्चों में, कितनी चाह है करने की। क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्शन की है। अगर उनको सही डायरेक्शन मिल जाएगा, एनर्जी तो बहुत है बच्चों की आज तारीख में। इन्फॉर्मेशन भी है उनको बहुत, हमसे कई बेटर इन्फॉर्म्ड है। तो अब जो आपने इसमें जापानीज कॉन्सेप्ट आप बता रहे थे, ये मुझे पहले नहीं पता थे। ये तो जब मैंने किताब लिखी उससे पहले मैंने पढ़ा इसके बारे में, और तब मैंने इसको समझा। अब इस बुढ़ापे में आके याद करना मुश्किल होता है। याद कैसे करें, क्योंकि बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसे आपने अभी इससे पहले, चर्चा से पहले आपने शोषण शब्द इस्तेमाल किया। अब शोषण कैसे याद करूं? तो कैसे मैंने याद किया, इसका भी फॉर्मूला है बड़ा बढ़िया। अच्छा, ओके। तो शोषण का मुख्य मतलब यह है कि आप बच्चे की तरह एक्साइटमेंट होना चाहिए और आपको सीखना चाहिए हर से, इसका मतलब। तो बच्चे की हिंदी जो है वो शिशु है। शिशु, हाँ। शिशु से शोषण बना, शोषण याद होगा। ऐसे याद किया। ऐसी एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, वाबी साबी। वाबी साबी है कि आप परफेक्शन के अनावश्यक रूप से आप मत लगिए। आप अगर परफेक्शन का इंतजार करेंगे तो सिस्टम कभी आएगा नहीं परफेक्ट, आप नहीं कर पाएंगे। तो वाबी साबी को कैसे याद करें? तो मुझे एक लेबनीज डिश है, उसका नाम है वासाबी। वासाबी, अच्छा। वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। अच्छा। तो मैंने वासाबी से जोड़ा वाबी साबी, और वाबी साबी याद हो गया, वासाबी की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है वो थ्रू फ्रॉम नोन टू अननोन है। आप जो जानते हैं उसे एसोसिएट कर लीजिए। क्या बात है, वाह। तब आपको याद रहेगा। और अब तो मैंने अक्सर कई लोगों से कहा, बॉस याद नहीं रहती चीजें। तो कहता है आपकी हार्ड डिस्क जो है फुल हो गई है, अब या तो कुछ निकाल लियो उसमें, और कुछ जाता नहीं है। और क्या बात। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया। आई थिंक शोषण वाला भी और ये वाबी साबी वाला भी
जैसे वाबी साबी में जब आप बता रहे हैं तो कि परफेक्शन की जो तलाश है, ये परफेक्शन की तलाश, ये आज के टाइम में मैं देखता हूँ लोग ज्यादा इसकी तलाश में। देखिए, तलाश में नुकसान नहीं है, आपको प्रयास होना चाहिए, लेकिन आप परफेक्शन की वजह काम बंद कर देंगे। जब तक स्थिति परफेक्ट नहीं होगी हम काम नहीं करेंगे। क्या परफेक्ट होगा? कोई परफेक्ट, यू कांट डिफाइन परफेक्शन। जिस दिन डिफाइन हो गई परफेक्ट ही नहीं है। तो परफेक्शन तो इवॉल्विंग है, तो आप उसके लिए परेशान ना होइए, आप जर्नी शुरू कीजिए और चलते चलते सीखते चलिए। गलतियां भी होंगी, उसको सुधारिए। लेकिन लोग गलतियां करने से इतना डरते क्यों हैं? देखिए, ये स्वाभाविक है, मैं भी डरता था। देखिए, जितना मैंने, आपने मुझसे पूछा ना कि मैं आपने क्या लिखा है अपना अनुभव, मैंने इसलिए अनुभव लिखा है। इस पुस्तक में कोई भी ऐसी चीज मैंने नहीं लिखी है, जो सेकंड पार्ट है उसमें भी, जिसका मैंने व्यक्तिगत अनुभव नहीं किया। हाँ। मेरे कोई ज्ञान, इस पुस्तक में कोई ज्ञान नहीं है। हाँ। तो मैं अपने को ज्ञानी पुरुष मानता हूं ना जानता हूं, ये अनुभव है मेरे। तो मेरे अनुभव हुए हैं, तो मिस्टेक का भी अनुभव है, मेरे कई मिस्टेक। शुरू में भी डरता हूं, तो ये स्वाभाविक है। हर आदमी फेलियर से डरता है, मिस्टेक से डरता है। और उसका कारण यह है कि जिस दिन वो ये समझ लेगा कि कोई भी व्यक्ति इस विश्व में नहीं है जिसने गलती ना की हो। हर जना गलती करता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है? भाई, महात्मा गांधी ने तो इतनी गलतियां की, एक पुस्तक लिख डाली उन्होंने, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या है वो महान थे, उन्होंने अपनी गलतियां मान ली पब्लिकली। हम लोग मानते नहीं है। गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती को दोबारा करना क्रिमिनल है। तो जब मैं क्लास 12 से, जब मैं बीए में आया, क्लास 12 में मेरे पास साइंस साइड थी। बीए में आर्ट्स में गया, तो भाषा मेरी इतनी खराब थी कि आज तो मैं आज अच्छा बोल लेता हूँ हिंदी अंग्रेजी। उस समय ना 5 सेंटेंस अंग्रेजी में ठीक से बोल पाता था, ना हिंदी में, ना लिख पाता था। तो मैंने अपना सुधार किया। फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए डिबेटर बना। अच्छा, ओके। तो मैं डिबेट करने के लिए जाता था सब जगह। काफ़ी सुधार हो गया 2 साल में। तो एक बार IIT कानपुर में फेस्टिवल था, उसमें डिबेटिंग की टीम में मैं गया था। डिबेटिंग से एक दिन पहले जो था म्यूजिक कॉम्पिटिशन था। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, तो उसमें भी भाग ले लेते हैं। नाम दे दिया उसमें अपना। 1,500 बच्चे पंडाल में बैठे थे। उस समय वो ऑडिटोरियम नहीं थे जो अब हैं। मैं जाता हूँ हर साल यही किस्सा सुनाने के लिए। तो 1,500 बच्चे बैठे थे और मेरा नाम अनाउंस किया, अनिल स्वरूप। सबने ताली बजाई। मैंने गाना शुरू किया, गलत सुर पकड़ लिया। 10 सेकंड के अंदर उन 1,500 बच्चों ने मुझे बू करके निकाल दिया बाहर। आप सोचिए मेरी मनस्थिति क्या थी उस समय। आई वॉज शैटर्ड एब्सोल्युटली। तो ऑब्वियसली डिसाइडेड कि अगले दिन मैं भाग नहीं लूंगा डिबेट में। तो मेरे एक सीनियर थे, वो आए मुझसे बोले, बॉस सुना कल आप डिबेट में नहीं भाग ले रहे। मैंने कहा यार कौन जाएगा उसी ऑडियंस के सामने, मार डालेंगे मुझे। बोले आपने 2 गलतियां की। पहली चीज़ तो आप अपने आप को तानसेन समझते थे, बिना रियाज किए वो गाना गाने चले गए। और दूसरा, जहां आपने रियाज किया है, जहां प्रैक्टिस किया, वहां आप नहीं जा रहे। तो करीब 1.5 घंटे बहस चली। उस लिखा ये भी इस किताब में। उसके बाद मैं सहमत हो गया, हाँ मैं गलती तो हो गई, लेकिन आगे नहीं करूंगा, मैं अब डिबेट में पार्टिसिपेट करूंगा। अगले दिन जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ, अनिल स्वरूप, सब बोले अरे गायक आ गया। लेकिन मैं आई हैड ओवरकम माय फियर्स। मैं गया, बोला वहां पे, आई वन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल डिबेटिंग कॉम्पिटिशन। उसके बाद से आई हैव नॉट लुक बैक। अब मैं दुनिया भर में जाता हूँ, अलग अलग ऑडियंस को एड्रेस करता हूँ। मुझे इस बात का डर नहीं है मुझसे गलती होगी। मैं ये जानता हूँ कि अगर गलती हो गई तो मैं दोबारा नहीं करूंगा उस गलती को। क्या बात। तो ये है कि गलती करना स्वाभाविक है, हर बच्चे को समझना चाहिए। और मैं बताता भी हूँ कि आप गलती से मत डरो, गलती करो तो सीखोगे कैसे, बढ़ोगे कैसे, लेकिन उस गलती से सीखो और फिर आगे बढ़ो। शोषण के बारे में जैसे आप बता रहे थे, कंसिस्टेंटली सीखते रहना। जी। तो किताबों ने आपको कितनी मदद की सर? बहुत मदद की। मैं आज जो हूँ वो किताबों की वजह से और व्यक्तियों की वजह से। कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे प्रभावित किया अपने जीवन में। कई किताबें थी जिन्होंने मुझे प्रभावित किया। जैसे एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, मंक हू सोल्ड हिज फरारी। क्या गजब की किताब है। और मैं तो जैसे मैंने आप बताया 100 किताबें पढ़ी है मैंने। और एक के बाद एक से एक बढ़िया किताबें मैंने पढ़ी है ना। मैंने वो पढ़ी ट्यूजडेज विद मोरी। क्या किताब है। द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉश। मतलब इन किताबों से हमने बहुत सीखा, मतलब गजब का सीखा। और यही नहीं है तो मैं पूरी लिस्ट है किताबों की। और बच्चों को मैं कहता हूँ कि जितना पढ़ सको पढ़ो। ऐसी कोई 5 किताबें सजेस्ट कीजिए सर जो सभी को पढ़नी ही चाहिए। मैं ये तो बताता ही हूँ, मंक हू सोल्ड हिज फरारी, एक एल्केमिस्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किताब है। सब रिलेटेड बुक्स हैं। करेक्ट। एक रोंडा बायन की है द सीक्रेट। हाँ, सीक्रेट्स वो है। फिर रैंडी पॉश की है द लास्ट लेक्चर। द काइट रनर है, फिक्शन है, खालिद हुसैनी की। बड़ी बढ़िया किताब है। तो कई किताबें बड़ी अच्छी हैं। हमने 4-5 आपको बता दी हैं, लेकिन और भी बहुत किताबें हैं। अमेजिंग। आप अपने जीवन के दौरान बहुत लोगों से मिले, ऐसे
ऐसे कौन से इंसान है जिन्होंने आपके जीवन को सच में बहुत इन्फ्लुएंस? मेरे को कई लोगों ने किया। कई लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपका रोल मॉडल कहाँ है। मैंने कहा बचपन से ही रोल मॉडल्स थे। अच्छा। घर पे मेरे फादर थे, उनसे मैंने डिसिप्लिन सीखा। मेरे अंकल साथ रहते थे, उनसे मैंने क्रिकेट सीखा, गेम्स का लव सीखा, उनसे सीखा। ओके ओके। वो जो मैंने मित्र बनाया, जो किताब लेके घूमते उस दिन में पढ़ना सीखा। एक मेरा और मित्र था, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। ओके। मैं उसके पड़ोस में बैठता था, देखता मेरी राइटिंग खराब थी, मुझे देखता था कैसे लिखता है। मैंने धीरे धीरे अपनी राइटिंग सुधारी। अब उतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी बहुत सुधर गई। और मैं तो सीखता रहा लगातार। उसके बाद जो मिलता था, जैसे हम बाद में आए तो हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर एच एल दत्त कॉल्विन में, उनसे मैंने टेनिस सीखा। फिर मैं टेनिस में बहुत अच्छा खेलने लगा। तो इस तरीके से बास्केटबॉल सीखा। एक और फ्रेंड था, वो बड़ा अच्छा बास्केटबॉल, उससे बास्केटबॉल सीखा। फिर मैं आईएएस में इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं आईएएस में आऊँ। मुझे पता नहीं था आईएएस क्या है। जब मैं 12 वर्ष का था तो एक कागज में मैंने देखा, उन्होंने लिख रखा था क्या क्या करेगा। अच्छा। मैंने एग्जैक्टली वैसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्लान कर लिया था मेरा। तो आईएएस तो मैं उस वजह बना। लेकिन मैंने फिर खुद जानकारी कुछ आईएएस अफसर से मैं मिला। हमारे फादर के एक कुलीग थे, उनका लड़का आईएएस में आया, तो उससे मैंने सीखा, उससे मैंने जानकारी की कि आईएएस में क्या है। तब मैंने कहा हाँ, ये तो सर्विस बहुत बढ़िया है। तो मेरी कुछ आदत सी थी कि जो अच्छा व्यक्ति मिल जाए उससे सीखें हम। जैसे गाना, माई मदर रैन ए म्यूजिक स्कूल, तो वो चाहती थी हम क्लासिकल म्यूजिक सीखें, तो हम क्लासिकल तो सीख नहीं था। मेरे पास टाइम ही नहीं था, इतना बदमाशी करता था मैं, तो क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखी। लेकिन म्यूजिक का आइडिया वहाँ से लगा। और फिर ये जो कियोस हुआ आईआईटी कानपुर में, उसके बाद जब मैं सर्विस में आया तो फिर मैंने म्यूजिक सीखा, मैंने गिटार बजाना सीखा। अच्छा, ओके। फिर मैंने म्यूजिक कंपोज शुरू किया, कविताएं लिखी, उस पर म्यूजिक कंपोज किया। उसमें मुझे आनंद आता था। फिर धीरे धीरे मैंने ये समझा कि जो चीज़ अच्छी लगे कर लो, और जो करनी है उसको अच्छा लगाओ किस तरीके से। क्या बात है, वाह। तो रिटायरमेंट के बाद लगे मुझसे पूछते हैं क्या फ़र्क है पिछले और इस जीवन में। तो मैं ये कहता हूँ, रिटायरमेंट से पहले तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे दी जाती थी, उसमें तो कुछ अच्छी लगती थी, कुछ नहीं लगती थी। लेकिन जो नहीं लगती थी वो भी करनी थी, सर्विस में करनी है। तो मैं कोशिश करता था कि वो कैसे अच्छी लगे, उसमें कोई अच्छा ही ढूंढता था मैं, कि कौन सी अच्छी चीज़ है मुझे इंटरेस्ट आए। रिटायरमेंट के बाद अब मैं सिर्फ वही काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अब मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता, जो मुझे ज़बरदस्ती करना है मुझे अच्छा लगे। वो एक कठिन जर्नी होती है कि आपको ऐसा काम दे दिया गया है जो मूल रूप से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और आप उसकी लाइकिंग डेवलप करें। और उसकी प्रेरणा मुझे मिली, जैसे मैं अपनी वाइफ को देखा कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो आसान नहीं है बच्चों को बड़ा करना। करेक्ट सर। और कैसे वो उसको लग के करती हैं, और कैसे उस पेन को भी एंजॉय करती हैं, ये महिलाओं से सीखना चाहिए। फ्रॉम चाइल्ड बर्थ से लेकर, और बच्चा जब बड़ा होता है तो कई मोमेंट्स बड़े कठिन होते हैं, लेकिन माँ जो है सेक्रीफाइस करती है, और उसको एंजॉय ना करे तो वो ना करे। तो कैसे वो एंजॉय करती है, वो सोचती है इस मोटिवेशन से कि बच्चा बड़ा होगा, उसका एक मोटिवेशन होता है कि बच्चा अच्छा निकले, अच्छा बढ़े। तो आप सबसे सीख सकते हैं। स्पोर्ट्स से आपने क्या सीखा सर? मतलब स्पोर्ट्स से तो मैंने बहुत आज मैं हूँ, पढ़ाई तो सब जने कर लेते हैं, स्पोर्ट्स से एक राउंडेड पर्सनैलिटी, टीम वर्क, ओके, टीम के साथ कैसे खेलें, डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस, ये सब चीज़ें स्पोर्ट्स से आती हैं। और टीम स्पिरिट बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सामान्य रूप से कुछ लोगों में ये बात होती है कि वो खुद तो बहुत अच्छा करते हैं, दे आर नॉट लीडर्स, दे आर नॉट टीम लीडर्स। करेक्ट। ये आप स्पोर्ट्स से सीखते हैं कि पूरी टीम को साथ लेकर चलिए आप, फिर काम बहुत आसान हो जाता है। पूरी टीम, आप सब बर्डन अपने कंधों में मत लीजिए, आप साथ चलिए, सबके साथ काम कीजिए। टीम वर्क का बहुत बड़ा एडवांटेज है स्पोर्ट्स से। और शायद जो आपने किताब में बताया वो डेलीगेशन के बारे में, कि लोग, अगर आप टीम वर्क होगा तो आप ट्रस्ट करेंगे। आप टीम वर्क हो ही नहीं सकता बिना ट्रस्ट के। ट्रस्ट करेंगे तो डेलीगेट करेंगे, और वही आपको काम में काम आता है फिर। लेकिन लोग ये इतनी बड़ी गलती करते कैसे कि सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, ये भी मैं कहता हूँ, ये कई चीज़ें स्वाभाविक है, जैसे गलती करना स्वाभाविक है। हाँ। आदमी जैसे बड़ा हुआ है, उसने देखा है, अगर उसने अपने चारों तरफ ट्रस्ट नहीं देखा है तो वो डिस्ट्रस्ट करेगा लोगों को। अगर उसने चारों तरफ देखा है कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो भी ट्रस्ट करने लगेगा। माहौल पे बहुत निर्भर करता है। और ट्रस्टिंग माहौल देख के, जैसे मैं ऑब्जर्वेंट था तो मैं देखता था जो सफल हो रहे हैं सिविल सर्वेंट्स, वो हैं जो ट्रस्ट कर रहे हैं, जो डेलीगेट कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से चीख नहीं रहे लोगों पर, ना टेंशन दे रहे हैं ना ले रहे हैं, वो बैठ के चर्चा करते हैं, फिर प्रेरित करते हैं लोगों को, मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, मोटिवेट करते हैं। ये देखा मैंने, और मैंने कहा वो ज़्यादा सफल है, तो मैंने कहा मैं वो बन जाऊँ। देखिए हम सब बिजनेसमैन हैं, हम जब ये समझ में आता है मेरे लिए लाभकारी है तो हम करते हैं,
कई बार इसमें गलत फहमी हो जाती है कि वो दूसरा व्यक्ति नहीं करता, मैं ही सब कर लूँ, उसी में लाभ होगा मेरा, ये गलत फहमी होती है। वो कई कारण होते हैं कि आप जिस माहौल में बड़े हुए हैं वहाँ पे हर आदमी इंडिविजुअलिस्टिक है, सब समझते हैं हम करेंगे, तो वो आप भी ये समझने लगते हैं हम करेंगे। और आपने बहुत अच्छी बात बोली, शायद ये हम जो अपने आसपास देखते आते हैं ना, ये उसी का इन्फ्लुएंस होता है कि हम ट्रस्ट कर पाते नहीं। देखिए, वो आप जिस कंपनी में रह रहे हैं ना, जहाँ पर रह रहे हैं उसका, तभी तो अच्छे स्कूल क्यों ढूंढता है माँ बाप बच्चे के लिए। अच्छे स्कूल में स्कूल की खाली पढ़ाई नहीं, वो माहौल है स्कूल का, माहौल है, करेक्ट। हाँ, माहौल पे बहुत निर्भर करता है आप किस माहौल में बड़े हो रहे हैं। स्पेशली बच्चा बड़ा इंप्रेशनिस्टिक होता है। वो अगर घर पे देख रहा है उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, तो वही इम्बाइब करता है वो। तो इसलिए माँ बाप को तो बहुत ही ख्याल करना पड़ता है कि वो अपने बच्चे के सामने बिहेवियर क्या रख रहे हैं। करेक्ट। अब वो फोन आया और उसने बाप ने बच्चे से कहा कि अरे कह दो पापा घर पे नहीं है, तो वही सीख जाएगा, वो वही कहेगा, ये तो टालोगी इस तरीके से। बहुत परसेप्टिव होता है बच्चा। करेक्ट। आपने ना अवेयरनेस के बारे में बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को जानना। ये खुद को जानना एक्चुअली में है क्या सर? देखिए, आप अपने आप से कम बात करते हैं। आप जब अकेले भी होते हैं दूसरे के बारे में सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ये क्या कहा, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों, अपना नहीं सोचते। सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन कम करता है आदमी, शीशा कम देखता है। तो पहले तो उसे फिजिकली शीशा देखना चाहिए कि रात को सोने से पहले शीशे सामने खड़े होकर देखे कि आज दिन में मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। तो अक्सर मैं बच्चों को कहता हूं तुम सेल्फिश हो जाओ, अच्छा, अपने को सोचो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। अपनी खुद ही बुलंद करो। अपनी खुद ही बुलंद करने के लिए आपको अपने आप को देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। वही वाबी साबी, परफेक्ट नहीं हूं मैं, लेकिन मेरे डिजायर है कि मैं अपने आप को सुधारूं। उसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी कमी को स्वीकारें और उस कमी को स्वीकारना स्वाभाविक माने, क्योंकि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हर व्यक्ति में कमी है। तो अगर मुझ में कोई कमी है तो मैं कोई अजायब घर में नहीं हूं, सब में कमी होती है, मुझ में भी कमी है, लेकिन मुझे यह गर्व है कि मैं अपनी कमी को स्वीकार करता हूं। मैं आपको उदाहरण दूं, जब मैं यंग था तो मैं किसी ट्रैफिक जाम में फंसता तो मैं बहुत इरिटेट हो जाता, बहुत, मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता। तो एक दिन वाइफ मेरे साथ जा रही थी, तो वो ट्रैफिक में फंसे तो मैं फिर कहने लगा ये क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। फिर उन्होंने बड़ा कूलली मुझसे पूछा कि आप इनका कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझसे बोली जब तो कुछ कर नहीं सकते तो खून क्यों खिला रहे। सही। तो मैंने वो सीखा वहाँ पे कि भाई हम उन चीज़ पर फोकस करें जिनका हम कुछ कर सकते हैं। हम बाल नोचने से क्या कर लेंगे, उसका नहीं कर सकते। सीखा। तो अपनी कमी पहले स्वीकारना होगा। कई समस्याओं का समाधान देश में, प्रदेश में, किसी संस्था में नहीं होता, क्योंकि हम पहले स्वीकारते नहीं, ये समस्या है। अब जो स्वीकारेंगे नहीं तो अगला कदम कैसे लेंगे। तो पहली चीज है सेल्फ रिफ्लेक्ट करके देखें मुझ में कमी क्या है और लिख लें उसे, पर्स में रख लें, कभी कभी उतार के देखें, अच्छा भाई ये है, ठीक करनी। ये धीरे धीरे है, ये कोई मैजिक स्विच नहीं होता कि आज साहब इनसे बात की आपने स्विच ऑन हो गया कल से मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया, नहीं। Correct. ये धीरे धीरे होता है। सर, इस दौर में आप बहुत लोगों से मिले, जैसे मोदी जी से मिले और कुछ इंसिडेंट आपने शेयर भी किए इसमें कि एक बार जब आप बात कर रहे थे तो कंसिस्टेंटली 15-20 मिनट तक आप बात करते रहे, और काफ़ी चीज़ों में जब आप पहली उनसे मुलाकात आपकी हुई तो आपने कुछ बातों से डिसएग्रीमेंट किया। तो ये भी तो एक करेज की बात है ना सर, ये करेज डेवलप कैसे? देखिए, करेज इसलिए, करेज कहाँ से आती है, मैं किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट ना करूं। अगर मुझसे उनसे कोई चाह नहीं है तो मैं किस बात से डरा हूं उनसे। मेरा जो डर है वो इस बात पर निर्भर है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ देंगे या बना देंगे। आप एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दिए। अगर आपने इस पुस्तक में पढ़ा हो, जो मेरी अंतिम मीटिंग हुई मोदी जी से, और मैंने जो बात था, मेरा बात बिल्कुल अलग था मोदी जी से, और मुझे बताया गया था कि इस बात से वो नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात कह दी मैंने। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएमओ ने मुझसे पूछा कि सर आपको तो पता था नाराज हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर भी आपने अपनी बात कह दी। मैंने कहा भैया देखो ना, मुझे इनसे आज कुछ चाहिए, नहीं रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए। ये थी मेरी स्ट्रेंथ। मैं अपने 38 साल के करियर में किसी नेता के पास किसी व्यक्तिगत कार्य से नहीं गया। जहां पोस्ट कर दो वहीं जाएंगे। तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। अगर मुझे किसी पास मांगने जाना होता तो मैं कमजोर पड़ जाता। करेज वहां से आती है। करेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डिजायर्स। क्या बात है। आप उसको कम कर दो, अपने आप करेज हो जाएगा आपकी। जो आपको चाह नहीं है तो किस बात से डर रहे हैं।
ना डरने का मतलब ही नहीं है आप किसी से बदतमीजी से बोलें। कई बार होता है कि हम ईमानदार हैं और हम सबको बेईमान समझ रहे हैं और सबसे भिड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कई साथी हैं अच्छा। आईएएस में जो अपने आप को ईमानदार समझते हैं, दुनिया सब बेईमान है। तो ना वो खुद काम करते हैं ना करने देते हैं किसी को, तो उससे काम नहीं बनता। आप हैं ईमानदार तो किसी पे एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं, आपको तो ईमानदार होना ही है। आपको सरकार तनख्वाह ईमानदारी के लिए नहीं देती है, आपको ईमानदार अगर नहीं होंगे तो आप जेल में जाएंगे। आपको तनख्वाह देती है काम करने के लिए। करेक्ट। आप ईमानदारी का बहाना बना के काम करना बंद थोड़ी ना कर देंगे। तो ये चीज़ समझनी चाहिए और मैं समझता हूँ एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आदमी में। आप अच्छे हैं या ईमानदार हैं इसका मतलब ही नहीं है आप किसी पे एहसान कर रहे हैं और आप कोई बड़े हो गए ना। यू हैव टू बी हम्बल। नाइस। डू यू सी पीएम मोदी जी एज वेरी हम्बल पर्सन? I have not seen him at a personal level, so I can't say humble. Okay. I've seen him professionally. And professionally, in the first 2 years, I was very impressed with his leadership qualities, his decisiveness, his action-oriented approach. पहले 2 साल तो गजब था और सुनते थे ओपन माइंड। मैंने तो खूब उनसे डिफरेंस ओपिनियन में बात सुनते थे। बाद में थोड़ा सा मालूम नहीं क्यों हुआ, मैं लोग मुझसे पूछते हैं क्यों हुआ, मैंने कहा मुझे कारण तो पता नहीं लेकिन हो गया। लोगों ने बोलना बंद कर दिया, लोग डरने लगे ज़्यादा। इसका मेरे पास उत्तर नहीं है क्यों हुआ, बट हुआ। तो आज आप एज इंडिया मतलब आप मतलब हाउ डू यू सी कि करंट स्टेट ऑफ इंडिया है क्या? मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छा हो रहा है, लेकिन कई बहुत गंभीर समस्याएं हैं जिन पे हम चर्चा नहीं कर रहे। ओके। जहाँ एक और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन में गजब का काम हुआ है, मतलब इट्स क्रेडिटेबल टू द गवर्नमेंट जो हुआ है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या बड़ी गंभीर है, हम उस पर चर्चा तक नहीं करते। और कहीं गंभीर चर्चा कर लीजिए तो आप एंटी नेशनल कहलाएंगे। ये दुखद स्थिति है। ये नहीं होना चाहिए। जहाँ एक और हमें करेज होनी चाहिए कि हम ये कहें अच्छा काम हुआ है, वहाँ उतनी ही करेज हमें होनी चाहिए उस बात पे चर्चा के लिए जो नहीं हो रहा है। सभी का लाभ होगा उसमें अगर हम ये चर्चा करेंगे। उसको हम एंटी नेशनल नहीं करा दे सकते। आप कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसका पर्पस ये है कि सुधरे स्थिति। आप क्रिटिसिज्म ही बंद कर दीजिएगा, तथ्यों को सामने नहीं लाएगा, तो सुधार कैसे होगा? Any politician you look up to कि I used to look up to, I admired late श्री कल्याण सिंह. I learnt a lot from him. उनसे मैंने बहुत सीखा। Okay. तब तक मेरा नज़रिया अलग था पॉलिटिशियंस का। उनको जब मैंने देखा वर्ष 1991 में तो मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसे नेता है। मुझे स्मरण है कि जब पहली बार मैं मोदी जी से मिला तो मुझे कल्याण सिंह जी की याद आई। उतने ही डिसाइसिव, क्लियर हेडेड लीडर, तो मुझे याद आई उनकी। तो आज आप कोई ऐसा यंग पॉलिटिशियन जिसको आप देखते हो कि मैं पॉलिटिशियंस को ज़्यादा देखता नहीं, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं देखता। मुझे मज़ा आता है आपसे बात कर रहा हूँ, घर पहुंचूंगा, पत्नी के साथ बैठकर नेटफ्लिक्स की मूवी देखूंगा, आनंद चल रहा है जी। अब मैं बहुत बड़े कोई ऑब्जेक्टिव लेकर जीवन में नहीं चल रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बट फिर भी सर, जैसे आज के दौर में इतना यूथ आपको सुनता है जी, ठीक है, और डेफिनेटली आपकी बातें इतनी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और डायरेक्शन तो डेफिनेटली देती हैं। तो आज आई एम श्योर बहुत सारे IAS, IPS, UPSC एस्पिरेंट आपको मिलते होंगे। बहुत मिलते। आप उनको प्राइम मैसेज क्या देते हैं कि यार क्या करना है तुम्हें? मैं उनसे ये मैसेज देता हूँ, अपने व्यक्तित्व को सुधारो, अपने आप को सुधारो, और एक जो भी काम करो अच्छी तरह करो, और दूसरों पे टिप्पणी करना यथासंभव बंद कर दो। टोटली अपने आप पे फोकस हो जाओ। देश दुनिया की ज्यादा चिंता बंद कर दो। ये सोचो कि तुम क्या बन सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप कॉम्प्रिहेंशन सुधारो, अपना एनालिटिकल स्किल सुधारो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारो, अपना चिंतन सुधारो, सकारात्मक सोच डेवलप करो अपने लिए। तुम क्या कर सकते हो, बाकी इधर उधर तो देखते रहो तो बहुत तमाशा है। और वो कंपैरिजन ट्रैप आपने जो दिया हुआ है, करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। कंपैरिजन बहुत करते हैं और बड़ा परेशान हो जाते हैं उससे। और मेरे विचार से तो कंपेयर करना नहीं चाहिए। मतलब आप, हर व्यक्ति अलग है, हाँ। हर व्यक्ति विशेष है, उसकी विशेषताएं अलग हैं। मेरी राइटिंग अच्छी हो सकती है, आपका बोलना अच्छा हो सकता है, मुझे साइंस ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको ड्राइंग ज़्यादा अच्छी लगती है। हर व्यक्ति अलग है, कंपेयर कैसे करेंगे? करेक्ट। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो अपने आप से कीजिए, कॉम्पीट करना है तो अपने आप से कीजिए। क्योंकि आपसे मैं कॉम्पीट करूंगा तो मैं आपसे सीखूंगा नहीं। कैसे नहीं सीखूंगा? आप अपनी कॉपी छुपा लेंगे, आप भी तो मुझसे कॉम्पीट कर रहे हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा मैं आपसे कॉम्पीट नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपना कुछ सुधारने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप मुझे बताएंगे क्या करना है। तो फिर कोऑपरेशन होगा रादर देन कॉम्पिटिशन। ये मैं तो रहा हूँ स्कूल शिक्षा सचिव, लेकिन ये हमारी थोड़ी विडम्बना है
कि हम कॉम्पीट कराते हैं बच्चों को। कंपटीशन नहीं है, हर आदमी अलग है। तभी मैं ग्रेड्स के फेवर में हूँ, रैंक के फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि रैंक किसी को मिल रही है तो परिस्थितियां अलग है। ग्रेड यह है कि आप इस स्तर पे हैं, अब इस स्तर पे जाइए, इस स्तर पे जाइए, आप स्तर अपने से कंपीट कीजिए। जो आपका ये बेंचमार्क था, अब आप और ऊपर जा रहे हैं, वो करिए। अभी जो करंटली यूजीसी पर बड़े सवाल आ रहे हैं, यूजीसी के जो न्यू रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मैं थोड़ा आई लिव इन ब्लिसफुल इग्नोरेंस। अच्छा। बहुत ज़्यादा इसको संज्ञान नहीं। पढ़ा वड़ा नहीं है। क्या हुआ, थोड़ा अखबार में पढ़ता नहीं आजकल। अच्छा, ओके। न्यूज़ में देखता नहीं टीवी पे। क्यों नहीं देखते सर, ये बताइए। अरे न्यूज़ बची कहाँ है टीवी पे? वो तो पहले ही खत्म हो गई थी। नेशन वांट्स टू नो ओनली नेगेटिव थिंग्स। ये धड़ाम है, वो धड़ाम है, ये गिरा, वो गिरा, और वो भी बदलता रहता है। नेशन वांट्स टू नो, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है। किसको सुने भाई? सही सही सही, क्या बात। अपना जीवन है, अपना मजे से रह रहे हैं। आई थिंक बहुत बहुत अमेजिंग ये सब बातचीत हो रही है सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस विद अस। एक ना मैं आपसे, आपने किताब में ये बताया कि पैसे के बिना ना कुछ मूव नहीं करता। आई एम श्योर एक फेज ऐसा होगा आपके जीवन में जब आप सर्विसेज में थे, तो पैसे के बारे में आप शायद ज़्यादा ना सोचते हो, या पहले से ये रिलेशन है, या ये बाद में हुआ जाके रिलेशन? नहीं, देखिए, जब मैं काम करता था तो कई बार काम नहीं होता था। ओके। सरकार में भी काम नहीं होता था। तो मैंने उसके कारण जानने की कोशिश की, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे मेरे बात समझ में आई कि किसी भी आइडिया को अगर आपको धरातल पर चलाना है, फॉर एनी आइडिया टू फ्रक्टिफाई एंड सस्टेन ओवर पीरियड टाइम, इट हैज टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल, जुडिशियली टेनेबल, इमोशनली रिलेटेबल एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। क्या बात, वाह। इन 8 पहलुओं में फाइनेंशियल वायबिलिटी भी एक पॉइंट है। वो फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है? देखिए, हमारी तरफ यूपी में कहावत है ना, जेब में नहीं पत्ता चल दिया कलकत्ता। कि किसी भी आइडिया को करने के लिए पैसा तो होना चाहिए आपके पास। सही है। बिना पैसे के तो होगा नहीं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप कोई आइडिया हो और आपके पास पैसा ना हो तो आप आगे ना बढ़े। मेरा ये मानना है कि आप उसको फाइनेंशियली वायबल बना सकते हैं। यानी कि आइडिया की आप एफिकेसी अगर प्रूव कर दें तो फिर पैसा उसके पीछे भागता है। ये मुझे आया एक्सपीरियंस में। एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना करके मैंने योजना शुरुआत की थी, जो फिर विश्व विख्यात हुई, उसे ख्याति प्राप्त हुई विश्व में। शुरू में पहले 2 साल में बड़ी समस्या, पैसे नहीं मिलते थे, हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ता था फाइनेंस डिपार्टमेंट के सामने। 2-3 साल के बाद हालत ये हो गई कि जॉइंट सेक्रेटरी फोन करके मुझसे पूछता था कि सर कितना पैसा चाहिए आपको। अब बजट अनाउंस हो रहा है ना, मुझे याद आता था बजट से 2 दिन पहले वो मुझे फोन करके कितना पैसा, जितना मैं कहता था उतना पैसा मिल जाता था। तो यानी कि वो आइडिया स्थापित हुआ। तो आइडिया को मैंने कैसे स्थापित किया? पहले 1 प्रदेश 2 प्रदेशों में कम पैसे से उसको दिखा दिया कि ये सिस्टम वर्क करता है, इसका लाभ लोगों को पहुंच रहा है। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो ILO, वर्ल्ड बैंक, UNDP सबने रिकॉग्नाइज किया इस स्कीम को। तो आरंभिक तौर पर हो सकता है पैसा ना हो, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि पैसा कहां से आएगा। आप ये नहीं कह सकते पैसा मुझे पता नहीं कहां से आएगा, मैं तो काम करूंगा। ये वो बैक ऑफ द माइंड में कहीं आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस कार्य को करने के लिए पैसा, उसका इंतजाम होना है। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है नई, इसमें पॉलिसी में ये है कि GDP का 6% चाहिए हमें। अब बजट आ रहा है 2 दिन में, देखिए कितना परसेंट दे रहे हैं। हमारी जो इंडिपेंडेंस है अभी तक 47 से अभी तक किसी भी वर्ष 3.1% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं हुआ है। 6% कहाँ से हो जाएगा? तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी होगी। किसी भी कार्य को करने के लिए हवा में नहीं होता, उसके लिए पैसा, जैसे पहले होता था अब तो नहीं होता, थैंकफुली अब नहीं होता। पहले रेलवे बजट आता था तो उसमें खूब सारी रेलवे लाइन डिक्लेयर कर देते थे, ये पैसा उसके लिए देते नहीं थे बजट में, तो नाम हो जाता था उनका, काम नहीं होता था। तो अगर किसी चीज़ को करना है हमें ग्राउंड पे, तो उसके या तो पैसा उपलब्ध हो, नहीं तो व्यवस्था बाद में हो, पैसा आए। बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो ये है पैसे का महत्व। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं, मेरा तात्पर्य था जो संस्थागत रूप से अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। आपने ना इसमें बताया भी एक चैप्टर में प्लान एंड बजट। प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन बजट तो पैसा है, लेकिन जो लोग सिर्फ प्लान बना के छोड़ देते हैं, नहीं वो तो और खराब है भाई। देश में समस्या यही है कि आप इतनी अच्छी पॉलिसीज और प्लान्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो प्लान का मतलब खाली आइडिया नहीं है, आप उसका पूरा जैसे मुझे याद है डॉक्टर कस्तूरी रंगन जब मुझसे मिले थे शिक्षा नीति के बारे में, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप पॉलिसी तो बना देंगे, आप इसके साथ एक्शन प्लान बनाइए, क्लियरली आउटलाइनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ इट विल बी डन, हु विल डू इट, बाय व्हेन इट विल बी डन।
जब आप ये करेंगे तो आपको अपनी कार्य की जो आप सुझाव दिए हैं उसकी सीमाएं समझ में आएंगी। तो कहना तो आसान है, ये भी कर दीजिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो आप सोचेंगे पैसे कहाँ से लाया जाए। अगर उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जैसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल, तो क्या है कि कोई भी आइडिया के लिए अगर पैसा है, लेकिन अगर वो व्यक्ति नहीं है करने के लिए, जैसे हेल्थ में पैसा सरकार बहुत देती है, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? पैसे से तो किसी का इलाज नहीं होगा, डॉक्टर तो चाहिए ना। तो ह्यूमन रिसोर्स भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जब आप एक्शन प्लान बनाते हैं तो आप देखते हैं उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे व्यवस्था होगी, इतने आदमियों की जरूरत है, इतने टेक्निकल पीपल की जरूरत है, उनकी कैसे व्यवस्था की जाए। तो जब आप फिर नेक्स्ट लेयर्स पे जाते हैं, डिटेलिंग में जाते हैं, तभी इम्प्लीमेंटेशन होता है। देश की समस्या यही है कि हर जना प्लान बना के दे देता है, आइडिया दे देता है, पॉलिसी दे देता है, एक्शन प्लान नहीं बनाता कोई। मॉनिटरेबल एक्शन प्लान, डूएबल एक्शन प्लान। क्या जैसे पहले के मुकाबले 80s 90s के मुकाबले आज के टाइम में, जैसे जो आपने बजट एलोकेशन की हम बात कर रहे थे पहले, क्या जो बजट एलोकेशन होता है, जो फंड दिए जाते हैं, क्या एक्चुअली में अब बहुत अच्छी मॉनिटरिंग एग्जीक्यूशन पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है? नहीं, देखिए अब टूल्स मिल गए मॉनिटरिंग के। ओके। मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको हम देख सकते हैं, क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, वीडियो से मॉनिटर कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग टूल्स बेटर आ गए, पहले उतने नहीं थे। ओके। पैसा चला गया, वो क्या कर रहा है पता ही। आज की तारीख में तो आप वीडियो फिल्म करा के कहिएगा, आप उसको डालो इंटरनेट पे। तो मॉनिटरिंग हैज बिकम ईजियर थ्रू इंटरनेट। एंड आपको लगता है कि पहले के मुकाबले जो करप्शन है ये सब बहुत बेटर ये तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, ओके। अब दूसरे टाइप का करप्शन एक अलग इशू है। अगली पुस्तक मैं इसी पे लिख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, गवर्नेंस एंड करप्शन पे लिख रहा हूँ। ओके। तो उसमें मैं इस पे चर्चा करूंगा, करप्शन कैसे है, क्या हो सकता है। तो मतलब कैसे आपका किया कहना जा मतलब सकता कि छोटे लेवल से करप्शन बढ़ के बड़े लेवल नहीं, पर है। पहले भी बड़े होता था, छोटा होता था। अब मैं अभी आ रहा हूँ, अभी मैं कल गुजरात में था, मैं वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हो रही थी। उतना ही दुखी था आदमी जितना पहले था। कहता है ऊपर का तो पता नहीं, नीचे तो हालत वही है अभी। तो अब मैंने कभी करप्शन किया, ना मुझे उससे लाभ हुआ, ना मुझे नुकसान हुआ। मुझे तो पता नहीं कि कैसे दिया जाता है, कैसे लिया जाता है। कोई मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य था, कोई मेरे पास लेकर आया नहीं कभी। मे बी ऐसी रेपुटेशन थी। तो मुझे तो पता नहीं कैसे होता है। मैंने अपने कभी किसी काम के लिए पैसा किसी ने नहीं दिया, किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मुझे पता नहीं। ये सुनी सुनाई बात है, वही मैंने कल सुना, अब आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से चर्चा करता हूँ, कई कहते हैं कि साहब ग्राउंड लेवल पर स्थिति वही है। अब है या नहीं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। आप डेफिनेटली थ्रू आउट योर सर्विसेज आपने बहुत सर्व किया। आईएएस इस पोजीशन ने, इस ओहदे ने बहुत आपको इवॉल्व होने में मदद की होगी। सर, ये आज के टाइम में जो बच्चे जो आईएएस यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं सर, कुछ लोग 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट में भी लगे रहते हैं। आपका उनको क्या एडवाइस है सर? मैं उनको कहता हूँ भाई 3 अटेम्प्ट लो, उससे ज़्यादा मत दो, उसके बाद कुछ और करो। क्योंकि देखिए ऐसा ना कि परीक्षा की एक पद्धति है। ऐसा नहीं है कि 4-5 अटेम्प्ट के बाद नहीं आते, खूब आते भी हैं, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम है। तो आप फिर वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि पहले 3 अटेम्प्ट में आपको आइडिया लग जाएगा कि शायद जो मुझे प्रक्रिया अपनानी चाहिए मेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। ऐसा नहीं है आपके अदर क्वालिटीज नहीं है, आप और जगह बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इस परीक्षा की एक पद्धति है, एक तरीका है, एक टेक्निक है, शायद वो आपके पास नहीं है। तो आप उससे झगड़ क्यों रहे हैं? आप दूसरा अच्छा काम कीजिए। मैं अक्सर, क्योंकि मैं सैकड़ों एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, मैं उनको यही सुझाव देता हूं कि आप तैयारी के लिए तैयारी करो, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करो। आप ये करोगे तो चांसेस है कि आप आ जाओगे सिविल सर्विस में। और किसी वजह से नहीं आए, अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन, अपना एनालिटिकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी है, तो आप जीवन में सफल होंगे। और अगर आपने ये एट्रीब्यूट्स नहीं सुधारे और आप किसी तुक्के से सर्विस में आ गए, तो यहां फेल हो जाएंगे। तो आपको फोकस अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे करना चाहिए, उन एट्रीब्यूट्स, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स पे करना चाहिए जो आपको जीवन में सफल बनाए। देश और समाज की सेवा या अपनी सेवा करने के लिए सिविल सर्विस के अलावा भी बहुत सारी जगह हैं। आप क्यों लगे हुए 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट? क्योंकि आप जैसे 30, 32, 35 साल के हो गए, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। करेक्ट। फिर आपको कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। आप 25, 26, 27 साल तक ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं आते तो आप कुछ और कीजिए। कोई जरूर थोड़ी ना सिविल सर्वेंट बने। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ये पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है, क्योंकि लोग मुझे लगता है लोग आजकल अपने आप को विड्रॉल को, क्विटिंग को लोग लॉस फेलियर मानने लगते हैं। देखिए वही है ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का आभास होना चाहिए। देखिए आईएएस में क्या है कि उन 3 घंटे में आपको लिखना आंसर। अब आप एनालिटिक्स, आप रिसर्चर हैं,
अब रिसर्चर के लिए 3 घंटे में आंसर लिखना मुश्किल होगा, तो आप वहां कीजिए काम। कई एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो आप वहां आपके काम नहीं आएंगे, दूसरी जगह आएंगे काम। आप एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं आपके, वो तो 3 घंटे में नहीं आएंगे, वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स अलग काम आएगा। आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए, यहाँ क्यों जबरदस्ती आना चाहते हैं आप? तो मैं नहीं कह रहा कोई चीज़ खराब अच्छी नहीं है, सिविल सर्विस बहुत अच्छी है। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं पुनः आईएएस अफसर बनना चाहूँगा। लेकिन यही एक तरीका नहीं है समाज या अपनी सेवा के लिए, आप और जगह भी कर सकते हैं और जाना चाहिए। 3 साल से ज़्यादा मेरे विचार से इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, कई हैं ऐसे जो 4-5 साल में आए हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ऐसे हैं जो ना आके फिर उनको समझ में नहीं आ रहा हम जीवन में क्या करें। एक किताब का नाम लिया द सीक्रेट का, हाँ हाँ जो अट्रैक्शन के बारे में बात करती है। जी। तो आपको लगता है कि आपने भी अपने जीवन में बहुत कुछ अट्रैक्ट किया और मैनिफेस्ट किया? नहीं, मैंने उस किताब से जो मैंने सीखा और जो मैं बिल्कुल सही समझता हूँ, एक फिल्म में भी डायलॉग है कि अगर आप में लगन है किसी चीज़ के लिए तो पूरी कायनात जो है, शाहरुख खान की किताब yes. फिल्म है ना जिसमें कहता है पूरी कायनात, वो ये सीक्रेट। करेक्ट, बिल्कुल सही। कि अगर आप पैशनेटली काम करेंगे तो होल वर्ल्ड विल कंस्पायर टू मेक इट हैपन। मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि शुरू में लगता था नहीं होगा, लेकिन आप पैशनेटली लग गए, पूरी लगन के साथ किया, चाहे वो कोल में रहा हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में रहा हो। शुरू में किसी को नहीं लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। कोई नहीं सोचता था कि इतनी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम तैयार हो जाएगी, कोई नहीं सोचता था कोयला जैसे गंभीर समस्या का समाधान हो सकता है। हुआ, और मुझे लगता है इसी वजह से हुआ कि बिल्कुल पैशनेटली इन्वॉल्व था। आप पैशन के साथ लग के अगर काम करते हैं तो फिर आपको सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं। आपने इसमें एक बहुत अच्छा चैप्टर दिया बीइंग ग्रेटफुल का। ग्रेटफुल होना क्यों जरूरी है सर? देखिए, वो अपने लिए, वो भी सेल्फिश है। अच्छा, ओके। दूसरे के लिए ग्रेटफुल नहीं है। मुझे सुकून मिलता है, मुझे ह्यूमिलिटी लाता है ग्रेटफुल होना, कि मैं आज जो भी हूं वो कई लोगों की वजह से हूं, और उनकी वजह से होने की फलस्वरूप मुझे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग एक हम्बल व्यक्ति बनाता है। और मैं ग्रेटफुल सेल्फिश होने की वजह से हूँ, ओके। क्योंकि मैं उससे लाभान्वित महसूस करता हूँ। मैं किसी को थैंक करता हूँ या ग्रेटफुल होता हूँ उनके प्रति, उनका तो जो होना होगा, मैं अपने को अच्छा महसूस करता हूँ। तो इट्स अ वेरी सेल्फिश वे ऑफ हेल्पिंग माई सेल्फ, बीइंग ग्रेटफुल टू अदर्स। सुपर्ब। लेकिन सर, आपने इतनी सक्सेस भी अचीव की, आज भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं। व्हाट कीप्स यू सो ग्राउंडेड? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, बड़ा सिंपल है। मैं अक्सर कहता हूँ आदमी वही काम करता है जो उसे अच्छा लगता है, अगर उसे चॉइस है। आज की तारीख में तो चॉइस है मुझे। हाँ, मुझे जो मैं करता हूँ, मुझे जिस दिन अच्छा नहीं लगा मैं छोड़ दूंगा उसे। मुझे कोई कंपल्शन तो है नहीं, मुझे कोई चुनाव भी नहीं लड़ना है, किसी को खुश नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ क्विक टिप्स जो सभी यंग लोगों को याद रखनी चाहिए। देखिए, उसका तरीका यह है कि छोटी छोटी चीज से स्टार्ट कीजिए। पहले कीजिए कि आप किसी को कमिट करें टाइम, तो उसमें कोशिश कीजिए वहां पहुंच जाए आप टाइम से 5 मिनट पहले। मतलब बहुत बड़ा कार्यक्रम ना बनाइए कि टाइम हम पूरे दिन भर ये करेंगे, नहीं। हाँ, कोई भी चीज करने के लिए स्टेप बाय स्टेप होगा, आप जंप करके नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे आप डिसिप्लिन होंगे और फिर यू स्टार्ट फीलिंग प्राउड कि आप टाइम से पहुंच गए। जब आपको प्राइड आएगा तो अच्छा लगेगा, जब अच्छा लगेगा तो अगला स्टेप लेंगे आप, फिर हम और प्लानिंग करेंगे। तो स्टार्ट ये करें कि किसी को भी कमिट करें टाइम, तो उस टाइम पे आप जरूर पहुंचे, वो ना है उसकी मर्जी, लेकिन आप टाइम से पहुंचे। किताबें पढ़ने की हैबिट कैसे डाली? देखिए, मैं तो शुरू में पढ़ता ही नहीं था किताबें। कक्षा 12 तक, हाँ। क्लास 12 तक मैंने गिनी चुनी 8-10 किताबें पढ़ी होंगी पूरे अच्छा। जीवन में। मैं पढ़ता ही नहीं था। फिर मैंने स्टार्ट किया, ये भी एक तरीका है, आप वहां से स्टार्ट कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। तो मुझे क्रिकेट का शौक था, तो मुझे याद है शुरू में मैंने 1-2 किताबें जो पढ़ी, सुनील गावस्कर ने लिखी थी, सनी डेज, अच्छा, वेस्ट हाँ, इंडीज शायद। क्रिकेट का शौक था तो मुझे अच्छी लगने लगी। फिर क्रिकेट की मैंने और किताबें पढ़ी, फिर नॉन क्रिकेट की मुझे फिक्शन अच्छी लगने लगी, वो पढ़ी, फिर फिक्शन से नॉन फिक्शन पे आया। ये ग्रेजुएट करता है। लेकिन अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, जो आपके इंटरेस्ट में नहीं है, तब आप आगे नहीं पढ़ेंगे, वो छोड़ देंगे उसे पढ़। सर, डू यू बिलीव इन गॉड? आई एम एन एग्नोस्टिक। आई डू बिलीव देयर इज सम पावर समवेयर हु इज रनिंग द शो, बट आई डोंट बिलीव इन रिचुअल्स। ओके, आई थिंक सर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की इस किताब से, और बहुत ही खूबसूरत किताब है सर आपकी। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर पॉसिबल होगा तो इस किताब को खरीद के पढ़िएगा, क्योंकि जो किताबों की जो खुशबू है ना, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग हाई देती है जीवन में। मुझे लगता है उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद ओल्ड स्कूल हूँ सर। मैं आज तक हमेशा किताबें खरीद कर
फिजिकल कॉपी पढ़ना रादर देन किंडल पे पढ़ना या जी। वीडियो के बारे में। और जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, यानी कि किताब के बारे में आपको बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा, बट आई थिंक मुझे लगता है कि कई बार किताब से भी ज़्यादा ऊपर होता है जब कोई इतना एक्सपीरियंस इंसान जब अपने विजडम को शेयर करता है किसी किताब के माध्यम से, तो बहुत कुछ और भी बहुत कुछ जीवन में हमें सीखने को मिलता है। तो सर मैं आई एम रियली थैंकफुल। सर हमारी ऑडियंस को कोई एक फाइनल मैसेज जो आप देना चाहते हैं सर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एन्जॉय एवरी मोमेंट, बिकॉज यू कैन डू नथिंग टू द पास्ट एंड यू डोंट नो व्हाट्स द फ्यूचर। दिस इज द मोमेंट, एन्जॉय दिस मोमेंट एज मच एज यू कैन। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। और मुझे इतना पास से आपको देखकर हमेशा आज तक वीडियो में देखा तो बहुत अच्छा लगता था कि आपको वीडियो पे देख रहे हैं, और इतने पास से ये सारी चीज़ें मिली। आई एम रियली ग्रेटफुल सर, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि वापस से पॉडकास्ट करने का जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो रहा है। आप जैसे लोगों से मिलने का मौका हमें मिल रहा है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। जो आपकी बेस्ट लर्निंग रही वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। साथ के साथ मैं इस किताब का लिंक ज़रूर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन में भी कमेंट कर दूंगा। प्लीज़ किताब को खरीद के पढ़ने पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझ में आता है। आई एम श्योर, क्योंकि 1-1.5 घंटे का डिस्कशन जो हमारा हुआ, सब कुछ तो नहीं कवर अप कर पाएंगे, बट अच्छा है करना भी नहीं चाहिए कवर अप, ताकि किताब को हम पढ़ें, ताकि सीख पाएं उसी से। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।